हाँ जी, आप लोगों को पिक्चर दिख रहा है क्या? पिक्चर तो दिख रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है? साउंड भी सुनाई पड़ रहा है? हाँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आदर्श कुमार, चंद्रशेखर कुमार, कृष्ण कुमार, यशस्वी अभिनव, नीतीश कुमार, निशांत राज, धानुराज, आरती सुमन, अक्षरा वर्मा। चलिए, कुछ लोग जो है अपना क्वेश्चन नंबर बोले हैं। जैसे नीतीश कुमार जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 4 लिखे, 2 और 4। ठीक है। कुछ और स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे थे 9, 13, 17, 19, और भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं, ठीक ना? ठीक ना? अभी जो है टेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी आपका जो होमवर्क दिया गया था बुक से, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, और बाकी जो टाइप है वो बताने के बाद जो भी टेस्ट में क्वेश्चन दिया गया है सब एक दिन ख़त्म डिस्कस करके समाप्त कर देंगे। और वैसे भी सर्कुलर मोशन के बाद जो है अभी हम ऑनलाइन में न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, आप लोगों को ऑफलाइन में स्टार्ट करेंगे, इसलिए पूरा टाइम भी मिलेगा हम लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करने का। तो ठीक है, पहले तो आप में से जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे हैं उस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में 9 और 17 जो है ना, बोलना भूल गए थे कि अभी आप ट्राई नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि जो 9 नंबर प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रोस्टैट पर बेस्ड है, यानी 12th का जो पोर्शन है ना उस पर बेस्ड है। उसमें इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, वहाँ पर वो सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन का वो कितना होता है। और 17 नंबर जो प्रॉब्लम है आगे चल के ग्रेविटेशन चैप्टर मिलेगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तब g के वैल्यू पर क्या इफेक्ट होता है। जिस g को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, वो लैटिट्यूड वाइज अलग अलग जगह पे उसका क्या इफेक्ट होता है। इसलिए अभी 9 और 17 दो क्वेश्चन जो है ट्राई मत कीजिएगा। आइए, जो क्वेश्चन आप लोग पूछे हैं तो 2 नंबर प्रॉब्लम पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन तो खैर बताए ही, लेकिन फिर भी आप पूछे हैं तो बतला दे रहे हैं। कह रहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर ड्यू टू अर्थ रोटेशन। ठीक, देखिए समझिए, ये अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, इसी को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। ठीक, बीच से काटेंगे ना इक्वेटोरियल। यहां पर कोई पार्टिकल है, अर्थ का रेडियस तो आप जान ही रहे हैं 6400 किलोमीटर। अगर मीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 10⁵ हो जाएगा मीटर, है ना? चलिए, यहाँ तक तो हम लोग लिख लिए। अब जो है इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि अगर अर्थ को अपने फुल रोटेशन में 24 आवर्स लगता है तो इक्वेटर पे बैठा हुआ पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो। देखो जी, कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में मूव करता है तो आप जानते हैं ना कि उसका एक्सेलरेशन होता है v² r या ω² r। ठीक ना, v² r या ω² r। ठीक, तो अगर ओमेगा हम निकालें, जो पार्टिकल जो है अर्थ के साथ साथ
सर्कल में मूव करा, उसका ओमेगा निकाले। तो याद करो एंगुलर वेलोसिटी निकालने का डिफिनीशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लाइट से प्रॉब्लम है तो विंडो तो एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो थीटा बाई टी होता है। तो सोचो अर्थ जब एक चक्कर लगाएगी तो कितना एंगल से रोटेट की? 2 पाई से, ठीक ना। अर्थ रोटेट की तो कितना एंगल कवर की? 2 पाई। जैसे फैन ही है, सीलिंग फैन है, एक बार रोटेशन किया 2 पाई एंगल से, और कितने टाइम में किया? तो क्वेश्चन में दिए हुए 24 आवर्स, ऐसे भी आप जानते हैं, तो 24 आवर्स। तो ये हो गया रेडियन पर आवर, ठीक। तो ओमेगा रेडियन पर आवर में आ गया। आर दिया हुआ है ही किलोमीटर में, मीटर में भी बदल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। देखो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा मालूम है ही, देखो ये कैंसिल हो गया, पाई बाई 12 होगा ना, और आर मालूम है। आर के जगह आप देखिए, ये आर के जगह आप किलोमीटर ही रहने दीजिए, तो आंसर जो आएगा ना, आर किलोमीटर में ही रहने दीजिए, तो किलोमीटर में रहने देंगे तो 6400 किलोमीटर। तब जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आएगा। और अगर मान लीजिए बदलना है, नहीं हमको चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक ना, बुक में देख लीजिए आंसर जो है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो आप जान रहे हैं कि इसमें जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया रेडियस मीटर में, और ये रेडियन पर आवर है। और इसको अगर आप पर सेकंड में बदलना चाह रहे हैं तो देखो पाई बाई 12 तो वो है ही, आवर को सेकंड में बदलेंगे 3600, ये हो गया रेडियन पर सेकंड। यही ना हो गया, आवर को सेकंड में बदल लिए। तो ओमेगा के जगह अगर ये वाला वैल्यू पुट करेंगे और आर के जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। तो चूंकि आंसर उसी में दिए हुए इसलिए वही वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, पाई डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3600 होल स्क्वायर, और आर हो गया 64 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। इसी को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, पाई के जगह 3.14 पुट कीजिए, ठीक ना। देखो दूसरा तरीका क्या, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो अर्थ पर जो बैठा हुआ पार्टिकल वो भी तो सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अगर कोई पूछे उसका स्पीड क्या होगा, ये तो एंगुलर स्पीड न निकाले, ये तो एंगुलर स्पीड निकाले। और इस रिजल्ट को याद रहे ना तो याद भी कर सकते हैं कि अर्थ का एंगुलर स्पीड फिक्स है, यही है 2 पाई बाई 24 रेडियन पर। अगर हम लोग स्पीड निकालते लीनियर स्पीड, तो लीनियर स्पीड जानते हो ना, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो अर्थ एक चक्कर लगाई तो कितना डिस्टेंस कवर किया पार्टिकल? 2 पाई आर। 2 पाई आर में जो टाइम पीरियड है उससे डिवाइड कर दो तो स्पीड निकल गया। और एक्सेलरेशन पूछा जाए तो वी स्क्वायर बाई आर कर दो, वी के जगह ये वैल्यू रख देंगे, फिर बनेगा वही अपना प्रॉपरली। यूनिट को जो है ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना है, आवर को सेकंड में बदल लेना है, किलोमीटर को मीटर, ठीक है। तो इसमें तो खैर लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत होगा। मिटाया जाए इसको, थोड़ा जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए तो आप लोग। अब चलिए एक स्टूडेंट अंदाज पे ही लिखे हैं 29, आपको 27 28 बंद थोड़े ना गया है, ऐसे अंदाज पे नहीं लिखना है। होमवर्क कहाँ तक दिया गया है उसके आधार पे लिखा जाता है, ठीक ना। चलिए, वो होमवर्क में था 29 तो शायद होमवर्क में दिए ही नहीं होंगे।
चलिए अब जो है प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। देखा जाए 4 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है स्कूटर वेइंग 150 kg टुगेदर विथ इट्स राइडर मूविंग ए 36 km/h टू टेक ए टर्न ऑफ रेडियस, व्हाट इज द हॉरिजेंटल फोर्स ऑन द स्कूटर विच इज नीडेड टू मेक द टर्न। ये 4 नंबर प्रॉब्लम देखिए ना, आपका कॉपी में बना हुआ होगा। हॉरिजेंटल फोर्स जो स्कूटर के टर्निंग के लिए चाहिए वो इक्वल होगा mv²/r के, क्योंकि स्कूटर जब भी मान लीजिए सर्कुलर टर्निंग पे चल रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वही ना सेंटर की ओर लगेगा, ऊपर नॉर्मल नीचे mg, तो नॉर्मल mg तो ऊपर नीचे हो गया, हॉरिजेंटल फोर्स तो यही हुआ जो किसके इक्वल होगा mv²/r। तो ठीक है, क्वेश्चन में देख लो m का वैल्यू दिया हुआ है 150 kg, v दिया हुआ है 36 km/h यानी कि 10 मीटर/सेकेंड। इसके अलावे जो है क्वेश्चन में रेडियस दे दिया है 30 मीटर। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर 13 देखिए 13 नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा कि एक कार है जो जिसमें एक सिंपल पेंडुलम को लटकाया गया है और कार जो है ना टर्निंग पर है, मैंने सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। थोड़ा समझना, कार समझो इस गोलंबर के चारों ओर घूम रहा, ठीक। थोड़ा सा इमेजिन करो ना, कार में एक पेंडुलम लटकाया हुआ है ना, कार में एक पेंडुलम लटकाया हुआ, ऐसे टर्न लिए पेंडुलम ऐसे तिरछा हो जाता है ना, तो पूछा जा रहा है कि ये एंगल क्या होगा। ठीक, चलो सोचते हैं। कार का स्पीड दे दिया है, रेडियस दे दिया है, तो इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है। इधर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा mg और इधर लग रहा mv²/r। समझेगा? ये एंगल अगर थीटा है तो जाहिर है भी थीटा हो। अगर हम लोग टेंशन को कंपोनेंट में ब्रेक करें तो ऊपर हो गया t cos थीटा, इधर हो गया t sin थीटा। तो t sin थीटा और t cos थीटा दोनों को डिवाइड कर दें, tan थीटा v²/r है ना, tan थीटा हो गया v², यानी अगर कार v स्पीड से सर्कुलर टर्निंग में चलेगा तो जो पेंडुलम लटकाएंगे वो वर्टिकल से इतना एंगल बनाएगा। तो क्वेश्चन में आप देख लें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ। तो रेडियस दे दिया है 10 मीटर, स्पीड 36 km/h, मतलब कि 10 मीटर/सेकेंड। ठीक ना, तो देख लीजिए, और कोई चीज़ का ज़रूरत भी नहीं है, v, r और g। तो उम्मीद है इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, थोड़ा रिस्पॉन्ड करें आप।
वीडियो लाइव डाला ठीक ना। ठीक है, इसको मिटाते हैं। एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट फ़ोन आ गया था, उसी को रिसीव कर रहे थे। अब ऑनलाइन क्लास में तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो ही जाता है। अब जो है प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट 19 नंबर प्रॉब्लम आप लोग पूछे। ठीक है, 19 बढ़िया क्वेश्चन है। आइए इसको सीखा जाए। बढ़िया भी है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा आपसे कि एक ओवर ब्रिज, ठीक ना, सर्कुलर शेप में एक ओवर ब्रिज, इस ब्रिज का लेंथ L, ठीक, इसका रेडियस दे दिया गया है R। ठीक ना, समझो किसी रोड पर ब्रिज बना हुआ है इस तरह का सर्कुलर शेप में। एक बात जान लेना, जैसे ही कोई आर्क का लेंथ दिया हुआ रहे और उसका रेडियस दिया हुआ रहे तो समझ लेना कि ये एंगल दिया हुआ, और ये एंगल हो गया L/R। ठीक ना, एंगल हो गया L/R। आर्क का लेंथ में रेडियस से डिवाइड कर। अब देखिए, एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है इस ओवर ब्रिज पे चल रहा, ठीक ना, एक मोटरसाइकिलिस्ट इस ओवर ब्रिज पे चल रहा। अब किसी समय यह मोटरसाइकिलिस्ट टॉप पर है, यहां पर है, सबसे ऊपर वाले पोजीशन पर है। देखना इसको, क्वेश्चन में यह कह रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा कितना स्पीड अपना रखे जिससे कि ये ब्रिज के कांटेक्ट में बना रहे। ठीक, मैक्सिमम स्पीड क्या हो, या इसी क्वेश्चन को उल्टा ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि ज्यादा, ये जो है ज्यादा से ज्यादा कितना स्पीड तक चले जिससे ये सेफ रहे, सुरक्षित रहे। उससे ज्यादा अगर स्पीड हुआ, यानी बहुत ज्यादा स्पीड से अगर चलेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड इतना ज्यादा है कि डायरेक्ट ओवर ब्रिज से ऊपर सीधे रोड पर डायरेक्ट आ जाए, यानी ओवर ब्रिज का उसको जरूरत ही ना पड़े। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं? मान लो इसका स्पीड है v, तो ऊपर n, नीचे mg, और इधर हो गया mv²/r, यही ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो देखो n + mv² इक्वल किसके? mg के। पूछा जा रहा मैक्सिमम स्पीड क्या? बोलेंगे कि देखो, स्पीड जितना ही ज्यादा होगा ना, याद रखना नॉर्मल उतना ही कम होगा,
और अगर ऐसे इतना ज़्यादा स्पीड हो जाए कि समझ लो कांटेक्ट छोड़ने की स्थिति में आ गया, नॉर्मल 0 के लगभग हो गया, तो mg इक्वल mv²/r के हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा स्पीड रखेगा तो गारंटी जो है ये ओवर ब्रिज को डायरेक्ट चला जाएगा, उसको पार करने के लिए ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगा, हवा में ही उड़ते हुए चला जाए, कांटेक्ट लूज हो। तो देखो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, बोलेंगे एट ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब जहाँ कांटेक्ट लूज होता है वहाँ नॉर्मल 0 होता है। तो नॉर्मल को 0 लिख लिए, तो 0 + mv²/r mg, mm कैंसिल, v का वैल्यू आ गया √gr। देखो ये मैक्सिमम स्पीड है, मतलब कि इससे कम ही स्पीड रखो। अगर इससे ज्यादा स्पीड रहा तो गारंटी है कि यहां के बाद जो है फिर आपको ओवर ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एकदम स्पीड बढ़ाते आएंगे और यहां से डायरेक्ट जो है ऊपर से जाएंगे, है ना। तो ये मैक्सिमम स्पीड हुआ, मतलब इससे कुछ कम ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना। ठीक, अब चलो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि मान लो ये मोटरसाइकिलिस्ट जो है अपने स्पीड को, ये जो मैक्सिमम स्पीड आया उसका 1/√2 टाइम्स कर लिया, यानी कि ये अपने स्पीड को √gr कर लिया, 1/√2 × √gr कर लिया। तो कह रहा ये बतलाओ तो क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित है, क्या अब तो स्पीड थोड़ा कम कर लिया है। तो बोलेंगे हाँ कम तो जरूर कर लिया है, लेकिन इतना तय है कि अब यहां पर वो सुरक्षित है, आगे कुछ दूर तक सुरक्षित रहेगा, लेकिन पूरा सुरक्षित है कि नहीं ये पता करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये बतलाओ अगर इतना स्पीड से चलेगा तो अब कहां पे कांटेक्ट को लूज करेगा। अब ये कहां पे कांटेक्ट को लूज करेगा। तो बोलेंगे इधर हो गया n, इधर हो गया mv²/r, नीचे हो गया mg, ये थीटा ये थीटा, इधर हो गया mg cos थीटा और इधर हो गया mg sin थीटा। खैर mg sin थीटा का तो मुझे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, चलो mg sin थीटा। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखें, n + mv²/r इक्वल हुआ mg cos थीटा। कह रहा बतलाओ इतना स्पीड से जब चलेगा तब ये किस पोजीशन में आकर के कांटेक्ट को लूज करेगा। ठीक ना, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है किस पोजीशन में कांटेक्ट को लूज करेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि टू लूज द कांटेक्ट, ठीक ना, कांटेक्ट को जब भी लूज करना हो तो नॉर्मल क्या होना चाहिए, 0। कांटेक्ट लूज करना है तो नॉर्मल 0, तो 0 + mv²/r mg cos थीटा, mm कैंसिल, 1/r v², तो v² करेंगे तो 1/√2 देख लो, mm कैंसिल, g cos थीटा, r कैंसिल, g गायब, 1/2 थीटा हो गया 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री के एंगल पे ये कांटेक्ट को लूज करेगा। बस यहां तक तो समझ गए, 60 डिग्री के एंगल पे कांटेक्ट को लूज करेगा। मतलब कि इस स्पीड पे भी ये मोटरसाइकिलिस्ट सुरक्षित नहीं है, यानी कि यहां से यहां तक तो अभी, या ये कहो यहां से यहां तक सेफ्टी मिल गया इसको,
लेकिन इसके आगे जो है फिर ये कांटेक्ट यहीं से छोड़ देगा और ये पोर्शन में वो सुरक्षित नहीं। अब चलो, अब मान लो 1 मिनट के लिए इस ओवर ब्रिज पर हर दिन एक्सीडेंट हो रहा है। कोई कह रहा है कि ये भाई देखो ना कैसा ब्रिज बना है, कोई यहीं से उड़ जाता है, कोई यहाँ से उड़ जाता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा उपाय करो कि स्पीड लिमिट लिख दो, और लिमिट ऐसा लिख दो कि उस लिमिट में चले तो कोई दिक्कत ना हो। तो सोचो, यहाँ कांटेक्ट छोड़ने के लिए ज़्यादा स्पीड का ज़रूरत, मान लो 1 मिनट के लिए यहाँ ज़रूरत अगर 100 मीटर पर सेकेंड का था, तो यहाँ 100/√2 का था। यहाँ पे यहाँ और कम ही में कांटेक्ट छूटेगा, यहाँ और कम में कांटेक्ट छूटेगा, यहाँ सबसे कम स्पीड में कांटेक्ट छूटेगा। अगर मान लो 1 मिनट के लिए हम इस एंड पॉइंट का बात करें, बोलेंगे कि ऐसा स्पीड उसको दो ना व्हीकल को कि यहाँ आके कांटेक्ट छूटे, तब तो बढ़िया है। ऐसे भी तो कांटेक्ट छोड़ना ही है, यहाँ के बाद कौन ब्रिज को यूज करना है। मतलब कि माइंड में ये रखो कि मुझे वो स्पीड देना है जिससे कि ब्रिज के लास्ट में पहुंच के कांटेक्ट अगर लूज हो, ठीक ना, लास्ट में पहुंच करके अगर कांटेक्ट लूज हो तब तो वहां तो ऐसे भी लूज करना है, और उस स्पीड से चलेगा तो ये पूरे ब्रिज पर वो सेफ रहेगा। तो चलो नीचे mg, देखो इस पूरे एंगल को अगर अल्फा बोले हैं तो ये हाफ एंगल हो गया α/2, तो ये भी हो गया α/2। तो सोचो तो इधर कितना फोर्स, n + mv²/r, और इधर कितना फोर्स, तो वैसे ही mg cos α/2, इधर mg sin α/2। कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे, mg cos α/2, इधर हो गया mg sin α/2। ठीक, बोलेंगे एट ब्रेकिंग पॉइंट नॉर्मल शुड बी इक्वल टू 0, तो 0 + mv²/r mg cos α/2। देखो m कैंसिल, v का वैल्यू कितना आया जी, √gr cos α/2। अब क्वेश्चन में देख लो अल्फा का वैल्यू कितना है, और तो अल्फा जो है l/r, तो बस v का वैल्यू हो गया l/r, नीचे 2 है तो l/। अगर इस स्पीड से चलेंगे तो कहीं भी कांटेक्ट लूज होने वाला नहीं है, आप पूरी तरह से सुरक्षित है। यानी स्पीड लिमिट में इसी को लिख दीजिए। तो चलिए अब तेजी से रिस्पॉन्ड करें आप लोग। सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो अभी तक जो बतला उसमें यही था, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए रीचा, यस सर, नॉर्मल और स्पीड वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन कीजिए। नॉर्मल और स्पीड का कंसेप्ट क्या है जी, बोलेंगे ना, जितने ज़्यादा स्पीड से चलेंगे, तेज़ी से चलेंगे, उतना ही आपका कांटेक्ट छूटने का चांस क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे n + mv² मिल के mg के इक्वल है, तो mg तो फिक्स है। अगर ये वाला टर्म बढ़ेगा तो नॉर्मल घटते जाएगा, है ना। जितने तेज चलेंगे नॉर्मल का वैल्यू उतना ही कम होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए, सब लोग बोल रहे हैं कृष्ण कुमार, सोनाली, चलिए सोनाली कुमारी, सोनाली शर्मा, सब लोग समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब जो है 20 नंबर प्रॉब्लम तो ऑलरेडी जहाँ पे हम थियरी पढ़ाए हैं मोशन ऑफ व्हीकल ऑन हॉरिजेंटल सर्कुलर पाथ, वहाँ पे ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। उसका केस 2 देखिएगा कि जब व्हीकल इंक्रीजिंग स्पीड से चले तो वही 20 नंबर प्रॉब्लम लिख भी दिए थे। थियरी जब सिखा रहे थे तो उसी समय बोले थे कि ये 20 नंबर प्रॉब्लम भी। अब देखिए हम लोग 21 प्रॉब्लम को देखते हैं। आप पूछे तो नहीं हैं, शायद होमवर्क में नहीं दिए थे इसीलिए नहीं पूछे हैं, लेकिन आगे जो है 21 और 22 दोनों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए उसको जो है पहले बतला रहे। आइए देखिए 21 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक हॉरिजेंटल रूलर है, थोड़ा देखना, मान लो 1 मिनट के लिए फैन का ब्लेड ही है, हाथ ही है, इस पर एक ब्लॉक को रख दिया, इसको हम सर्कल में घुमाने लगे, इतना स्पीड से घुमाना चाह रहे हैं या अपने हाथ को रोटेट करा रहे हैं कि ये फिसलने की स्थिति में आ जाए। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी काम किए हैं। तो देखो इसमें तो जानते हो ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट स्पीड जब भी रहता है तो सिखाए थे कि फ्रिक्शन फोर्स किधर होता है, सेंटर की ओर। लेकिन अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, तब तो उसमें टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सलेशन दोनों ना हो जाता है। याद होगा हम लोग व्हीकल वाला केस पढ़े थे। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये गारंटी है कि नेट फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है। तो नेट फोर्स सेंटर की ओर जो लग रहा है वो फ्रिक्शन ही ना हो सकता, और तो कोई फोर्स हो, नॉर्मल mg तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यानी यही फ्रिक्शन जो है इक्वल होगा m ओमेगा स्क्वायर r के। अब कोई पूछे कि ओमेगा का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या हो कि ये ब्लॉक फिसले नहीं या फिसलने की स्थिति में आ जाए, तो बोलेंगे फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पर जब जाएगा तो उसके बाद अगर ओमेगा बढ़ा देंगे तो फिसलने लगेगा, है ना। मतलब कि फ्रिक्शन जितना ही मैक्सिमम, अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा तो ओमेगा भी एक तरह से अपना मैक्सिमम होगा, कारण कि उससे ज्यादा स्पीड करेंगे तो गारंटी स्लाइड करेगा। तो फ्रिक्शन जो है इक्वल होना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर आर का, और फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितना, म्यू इंटू एन, यानी समझो बिल्कुल फिसलने वाला स्थिति में फिसल नहीं रहा, तो m कैंसिल हो गया, ओमेगा का वैल्यू म्यू जी बाई आर अंडर रूट, यानी इतना एंगुलर स्पीड से अगर ब्लेड सर्कल में घूम रहा हो, रोटेट कर रहा हो, तो उस पर रखा गया ब्लॉक जो है फिसलने की स्थिति में रहेगा। यहां तक तो समझ गए। अब देखो इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में कह रहा है क्या कि अब इसका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, यानी इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो सिखाया गया था कि जब स्पीड बढ़ते जाए तो उस केस में फ्रिक्शन जो है इस तरह से लगता है जिधर इसका टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ऊपर नॉर्मल है, नीचे mg है, ये सही है, लेकिन फ्रिक्शन टुवार्ड्स द सेंटर ना हो करके कुछ एंगल पर होता है जिससे उसका कंपोनेंट जो सेंटर की ओर है वो नॉर्मल एक्सलेशन दे, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन दे, और अलोंग द टेंजेंट जो फ्रिक्शन है वो टेंजेंशियल एक्सलेशन है ना, यानी दोनों तरह का उसमें एक्सलेशन होना चाहिए। तो अब बोलेंगे कि फ्रिक्शन हो गया मास इनटू टोटल एक्सलेशन। यहां भी देखो वही था,
मास इंटू टोटल एक्सलेशन ही था, लेकिन यहाँ एक्सलेशन ही ओमेगा स्क्वायर आर था, केवल नॉर्मल एक्सलेशन था, क्योंकि स्पीड बढ़ घट नहीं रहा था, ओमेगा कांस्टेंट था। लेकिन इसमें एंगुलर एक्सलेशन है तो फ्रिक्शन हो गया मास इंटू टोटल एक्सलेशन। अब फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा म्यू इंटू एन, और टोटल एक्सलेशन का बात करते हैं तो टेंजेंशियल प्लस नॉर्मल, यही ना बोलते हैं √80 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखो तो एन का वैल्यू तो एम जी ज़्यादा, एन का वैल्यू तो एम जी ही होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा म्यू इंटू एन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन याद करो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिखाए थे कि होता तो dv/dt है, और v को हम लोग r ओमेगा लिख देते हैं, तो d ओमेगा/dt को हम लोग अल्फा बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक ना। यहाँ अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन, तो r अल्फा होल स्क्वायर। और नॉर्मल एक्सेलरेशन तो आप जानते हैं ओमेगा के टर्म में लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या v के टर्म में लिखते हैं तो v²/r। अब मुझे यहाँ से ओमेगा निकालना है कि किस ओमेगा पर फिसलने की स्थिति में आ जाए। देखो m तो कट गया, μ² g², इधर बच गया r² α², बोथ साइड स्क्वायर कर दे रहे, ω⁴r², इसको इधर लाते हैं, μ² g² r² α²। तो ओमेगा का वैल्यू ω⁴ μ² g² डिवाइडेड बाई r² माइनस α²। देखो r² से डिवाइड कर दिए तो इसमें r² कैंसिल हो गया, तो ओमेगा कितना आया जी, तो μ² g² बाई r² माइनस α², 1/4, यही ना आ गया। मिला के एक बार देख लें, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r² α², ठीक है, सही लिखा हुआ। तो अब जो है देखिए इसमें हम लोग दो केस देखें, कांस्टेंट अगर स्पीड रहेगा तो इतना ओमेगा जब होगा ना, कोई डिस्क पे रखा रहे चाहे हॉरिजेंटल रोलर पे इतना ओमेगा से रोटेट करेगा जब ब्लेड, तो इस पर रखा गया ब्लॉक फिसलने की स्थिति में आ जाएगा। और अगर मान लो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाए, तो एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में फ्रिक्शन जो है वो कुछ एंगल पे लगने लगता है, क्योंकि तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है और नॉर्मल भी होता है। ये पहले आप सीखे हैं, चलिए थोड़ा रिस्पॉन्ड करें, समझे कि नहीं। तेजी से रिस्पॉन्ड करें आप लोग। चलिए ये बोल रहे हैं कि ये बताइए किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को बढ़िया से पहले पढ़िए, फिर सोचिए उसमें क्या निकालना है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है जो कंसेप्ट है उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा शॉर्टकट थोड़े ना है ना। उज्जवल तिवारी, यशस्वी अभिनव, सोनाली शर्मा, सब लोग बोल रहे हैं सर समझ गए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग रिस्पॉन्ड करें। फटाफट बताइए। चलिए 3, हाँ जी, कृष्ण कुमार, धीरे धीरे आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, आगे बढ़ने में दिक्कत होता है ना। देखिए कुछ बात जो है ना क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते करते आप सीखेंगे। हर बात के लिए कोई रूल थोड़े ना हो सकता है,
वो धीरे धीरे क्वेश्चन बनाएंगे, फिर अपना कंसेप्ट आएगा। इसलिए हर चीज़ के लिए कोई रूल नहीं है कि हम कैसे सोचें। हाँ, अब तो आप समझ गए कि जब भी कांटेक्ट छूटने जैसा बात हो तो वहाँ नॉर्मल जीरो करेंगे, उसके अनुसार हम लोग सोचेंगे। चलिए अब जो है प्रॉब्लम नंबर 22 देखते हैं। देखिए 22 जो है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, उसमें ढेर सारा पार्ट। ऑलरेडी हम लोग 24, 25 और 26 ये तीनों क्वेश्चन पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो आइए 22 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ट्रैक बना हुआ है इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से एक ट्रैक बना हुआ है और इस पर एक साइकिलिस्ट जो है ना वो चल रहा है। ये 90 डिग्री के एंगल पे ट्रैक है, ऐसे इस तरह से एक साइकिलिस्ट इस पर चल रहा। याद करो बात एक सिखाए थे कि साइकिलिस्ट जब भी कांस्टेंट स्पीड से रोड पर चलता है तो नेट फ्रिक्शन जीरो होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन नहीं लगता, पिछला चक्का पे अगला चक्का पे पीछे लगता है, पिछला पे आगे लगता है, दोनों इक्वल होता है तो नेट फ्रिक्शन जीरो रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है। ठीक, देखो जी क्वेश्चन इस पॉइंट को ये बोला है, यहाँ बी बोला है, ये सी बोला है, इसको डी, इसको ई। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, कह रहा है एक साइकिलिस्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से इस ट्रैक पे चल रहा। देखो कांस्टेंट स्पीड जैसे ही कह देना तो एक बात जान लेना, एलॉन्ग द टेंजेंट नेट फोर्स जीरो, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। एलॉन्ग द टेंजेंट कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो थोड़ा सोचो, अगर साइकिलिस्ट यहां पर है, हम साइकिलिस्ट ना बना के ब्लॉक बना दे रहे हैं लेकिन माइंड में साइकिलिस्ट समझो, साइकिलिस्ट यहां पर है तो कौन कौन फोर्स इस पर लग रहा है? तो बोलेंगे इधर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है mg, इसको nb बोल दे रहे हैं नॉर्मल को, ऊपर लग रहा है mv²/r। कोई पूछेगा फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो देखो टॉप पर है तो पिछला चक्का अगला चक्का पे पीछे, पिछला चक्का पे आगे। चल ठीक है, तो सोचो थोड़ा, मान लो 1 मिनट के लिए कोई कह दिया नेट फ्रिक्शन लगेगा आगे, मान लो पिछला चक्का वाला फ्रिक्शन ज्यादा है यानी आगे की ओर ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, सपोज करो। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट का मतलब ही हुआ अलोंग द टेंजेंट नेट फोर्स जीरो। तो टेंजेंट खींचेंगे तो हॉरिजॉन्टल ना हो गया, यानी एक बात की गारंटी है, ध्यान से देखो क्या गारंटी है कि बी पर जब होगा ना तो नेट फ्रिक्शन जीरो होगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। और स्पीड कांस्टेंट है तो अलोंग द टेंजेंट नेट फोर्स जीरो। तो जब फ्रिक्शन अलोंग द टेंजेंट ही आगे हो चाहे पीछे हो तब तो गारंटी है कि नेट फ्रिक्शन जीरो होना। वही बात अगर डी पॉइंट पर भी पूछा जाएगा तो वही बात होगा। डी पर भी जब पहुंचेगा तो समझो एक तरह से हॉरिजॉन्टल रोड जैसा ना हो गया, तो अगला चक्का पर पीछे फ्रिक्शन, पिछला पर आगे, तो अलोंग द टेंजेंट ना फ्रिक्शन हो गया तो नेट फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो। तभी ना स्पीड कांस्टेंट रहेगा। देखो जी क्वेश्चन में दे दिया है कि स्पीड इसका कांस्टेंट। तो चलो क्वेश्चन के बारी बारी से पार्ट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ये बतलाओ, फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज एट बी एंड डी।
कह रहा है जब ये बी पर होगा और डी पर होगा तो नॉर्मल कितना होगा। तो देखो ध्यान से, ऊपर कितना फोर्स, तो नॉर्मल प्लस mv²/r mg माइनस mv²/r है ना। चलो डी पर बात करते हैं, नीचे mg नीचे mv²/r, तो nd किसके इक्वल, mg प्लस mv²/r, ठीक ना। चलिए बी पर और डी पर हम लोग नॉर्मल निकाल लिए। थोड़ा सा इसको कंपेयर करो ना, क्या बोल रहा है, देखो ना ये क्या बोल रहा है, स्पीड जितना ही ज़्यादा है, देखो ये टर्म जितने ज़्यादा होगा तो mg से माइनस होगा, नॉर्मल उतना ही कम होगा। यानी समझ लेना, ऐसा अगर ओवर ब्रिज हो तो जितने तेज चलेगा कोई, रोड पर दबाव उतना ही कम पड़ेगा, क्योंकि जो नॉर्मल रोड इस पर ऊपर लगाया है वही ना नॉर्मली रोड पर नीचे लगाता होगा। यानी रोड पर उतना ही प्रेशर कम होगा, जितने तेज चलेगा रोड ज्यादा दिन तक जो है सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर ऐसा ओवर ब्रिज हो तो इसका तो बहुत विचित्र स्थिति है। mg प्लस mvs, इसमें जितना ही ज्यादा स्पीड होगा नॉर्मल उतना ही ज्यादा होगा, रोड पर दबाव बहुत पड़ेगा। यानी अगर ऐसा ट्रैक हो तो थोड़ा गाड़ी को स्लो स्पीड में चलाया जाए, तब जो है ना रोड पे दबाव कम पड़ेगा। और ऐसा रहेगा तो फास्ट चलेंगे तो रोड पे दबाव कम। खैर दबाव के यहाँ बात नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है नॉर्मल क्या, तो नॉर्मल तो निकल गया। देखिए इसी बात पे याद आया, एक क्वेश्चन आपको और बता दें। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करते रहती है ना, अब आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि अर्थ के इक्वेटर पे दो ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन चल रही है ईस्ट टू वेस्ट और एक ट्रेन चल रही है वेस्ट टू ईस्ट, और दोनों इक्वल स्पीड से चल रही है। बतलाओ अर्थ पे दबाव किसके वजह से ज्यादा होगा, थोड़ा समझना। ठीक ना, अर्थ के इक्वेटर पे दो ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन चल रही है वेस्ट टू ईस्ट और दूसरा ट्रेन जो है ईस्ट टू वेस्ट, और दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का मास भी सेम है दोनों ट्रेन का। तो अर्थ पे दबाव किसके वजह से ज्यादा होगा, तो देखो ऐसे सोचो, अर्थ का भी जो शेप है वो कॉन्वेक्स है ना, ऐसे बाहर निकला हुआ है ना, ऐसे दबा हुआ नहीं ना, कटा हुआ नहीं ना, ऐसे नहीं ना, ऐसे है ना, इस तरह का शेप है। तो स्पीड जितना ही ज्यादा होगा रोड पे दबाव उतना ही कम पड़ेगा। तो कोई कहेगा कि ये भाई स्पीड ज्यादा होगा, यही तो बात हमको समझ में नहीं आ रहा। आप तो बोल रहे हैं स्पीड दोनों का इक्वल है, तो दोनों रोड पे बराबर के दबाव डालेगा। बोलेंगे कि नहीं, थोड़ा इसको ऐसे समझना, थोड़ा ध्यान सुनना। एक बात तो जान गया ना कि जिसका स्पीड जितना ही ज्यादा होगा वो रोड पे कम दबाव डालेगा, रोड पे कम प्रेशर डालेगा। यानी ट्रेन जो है इक्वेटर पे चल रही है और दोनों ट्रेन का वास्तव में अगर स्पीड इक्वल है तब तो दोनों बराबर का प्रेशर डालेगा जमीन पर, रेलवे ट्रैक पर। लेकिन अगर एक का ज्यादा हो एक का कम हो तो जिसका ज्यादा होगा वो कम दबाव डालेगा, क्योंकि यहाँ पे समझ रहे हैं स्पीड जितना ही ज्यादा होगा नॉर्मल उतना ही कम होगा, है ना। तो देखो ध्यान से, तो अर्थ जो है रुकी हुई नहीं है, अर्थ भी रोटेट करते रहती है, ठीक ना। अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट करते रहती है। तो सोचो,
थोड़ा इमेजिन करना, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है और एक ट्रेन भी उधर ही जा रहा है। थोड़ा समझो, मान लो तुम जमीन पे या कोई प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, स्टेज पे खड़े हो, तुम आगे जा रहे हो और स्टेज भी आगे भागने लगे, तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा ना। लेकिन अगर तुम आगे जा रहे हो और स्टेज पीछे भागने लगे तो स्पीड घट जाएगा ना। मतलब कि जो ट्रेन वेस्ट से ईस्ट में जाएगी, क्योंकि अर्थ भी वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करती है, और ट्रेन जो वेस्ट से ईस्ट में जाएगी उसको लगेगा कि मेरा स्पीड ज़्यादा है, जाहिर है, क्योंकि अर्थ उसको सपोर्ट कर रहा है। और जो ट्रेन ईस्ट से वेस्ट में जाए, अर्थ उसको विरोध कर रहा है। यानी अर्थ का मोशन ऐसे और ट्रेन उल्टा चल रहा है। समझो फुटबॉल ऐसे घूम रहा है, एक चींटी उसके उल्टा चल रहा है, तो उसका स्पीड कुछ कम हो जाएगा ना। यानी कि जो ट्रेन ईस्ट से वेस्ट में जाएगा उसका स्पीड कम होगा, और उसका स्पीड कम होगा तो नॉर्मल ज़्यादा होगा, यानी वो अर्थ पर ज़्यादा प्रेशर डालेगा, है ना। समझ लेना, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में मिलेगा भी, कि एक ट्रेन जा रही है किधर, ईस्ट टू वेस्ट, और एक ट्रेन वेस्ट टू ईस्ट, दोनों इक्वल स्पीड से जा रही है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में दोनों का स्पीड इक्वल है। अर्थ भी तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो उसके अगर स्पीड को काउंट करेंगे तो नेट स्पीड जो है वेस्ट टू ईस्ट जाने वाले ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है और ईस्ट टू वेस्ट आने वाले का स्पीड कम है, और जिसका कम रहेगा वो रोड पर प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेगा, है ना। तो ये तो खैर अलग क्वेश्चन था, क्वेश्चन 22 का पार्ट नहीं है, लेकिन ये बताना उचित था इसलिए बता दिया, है ना। उम्मीद है आप लोग इसको समझे भी होंगे, जो बात समझाए। थोड़ा रिस्पॉन्ड करें तो जल्दी से बताइए, समझ पाए कि नहीं अभी जो बात बोले। चलिए, कृष्ण कुमार बोल रहे हैं यस सर, ऋचा भी यस सर, सुजीत यस सर, यशस्वी अभिनव यस, सोनाली शर्मा यस। चलिए सब लोग समझ रहे हैं। क्योंकि आप लोग सामने नहीं रहते हैं तो दिखाई तो पड़ते नहीं है, तो पता नहीं चलता है कि वाकई में समझ भी रहे हैं कि हम ही केवल बोलते जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कह रहा है? चलो बी पार्ट में कह रहा है कि ये बतलाओ, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर्स व्हेन द साइकिल इज एट बी, सी एंड डी। कह रहा साइकिल जब बी पर, सी पर और डी पर होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा। तो देखो एक बात समझ लो, बी और डी पर जब होगा तो अलोंग द टेंजेंट तो फ्रिक्शन ही होगा, और स्पीड जब कांस्टेंट है तो अलोंग द टेंजेंट नेट फोर्स जीरो होगा। तो बोलेंगे कि एट बी एंड डी नेट फ्रिक्शन will be zero as speed is constant। ठीक ना, स्पीड कांस्टेंट है इसलिए नेट फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो। चलिए ये तो हम लोग समझ गए, जितना आगे फ्रिक्शन उतना पीछे फ्रिक्शन, इसलिए बी और डी पर जो है वो नेट फ्रिक्शन जीरो होगा। अब आइए सी पर बात करें। फ्रिक्शन लगेगा ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन आगे भी लगेगा पीछे भी, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है तो अलोंग द टेंजेंट नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो एक फ्रिक्शन अलोंग द टेंजेंट आगे और एक अलोंग द टेंजेंट पीछे और नेट जीरो, तब तो जाहिर है जितना आगे उतना पीछे, तभी ना नेट फोर्स जीरो है, इसलिए नेट फ्रिक्शन जीरो। हाँ, सी पर अगर बात करें, ध्यान से देखना, तो सी पर जब साइकिलिस्ट पहुंचे तो सोचो नीचे लग रहा एम जी, ये एंगल 90 डिग्री है तो 45, इधर लग रहा नॉर्मल, समझो यही 45। ठीक ना। अब जो है
बोलेंगे इधर लग रहा mv²/r। सोचो, जैसे इस केस में mg इधर लग रहा था, अलोंग द टेंजेंट इधर था, तो mg तो डाउनवर्ड में था और टेंजेंट जो था हॉरिजेंटल था, तो mg का कोई इफेक्ट इधर तो हो नहीं सकता था। लेकिन इस केस में अगर देखें तो जैसे ये 45 है, तो देख लो ये 45, तो इधर mg का हो गया mg cos 45 और इधर हो गया mg sin 45, है ना। तो सोचो 1 मिनट के लिए, अब मान लो 1 मिनट के लिए यहां भी तुम कह दिया फ्रिक्शन 0, तो सोचो फ्रिक्शन जब 0 होगा तो ये लॉन्ग दी टेंजेंट नेट फोर्स 0 हो पाएगा, क्योंकि इधर तो mg sin 45 लग रहा है, ये तो 0 नहीं है। इसका मतलब ही हुआ कि यहां फ्रिक्शन होगा, कारण कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो along दी टेंजेंट नेट फोर्स 0 हो ही नहीं पाएगा, स्पीड कांस्टेंट हो ही नहीं पाएगा। यानी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब फ्रिक्शन किसके इक्वल है, तो फ्रिक्शन इक्वल है mg sin 45, है ना। फ्रिक्शन किसके इक्वल है, mg sin 45। चलो अब क्वेश्चन का सी पार्ट देखिए सी पार्ट में क्या कह रहा, यहां तक तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। मतलब देखो स्पीड कांस्टेंट along द टेंजेंट नेट फॉर 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो along द टेंजेंट, यहां तो along द टेंजेंट फ्रिक्शन था तो फ्रिक्शन 0, यहां along द टेंजेंट में इधर mg sin 45 लग रहा, तो पीछे कोई फोर्स लगेगा तभी ना नेट फोर्स 0 हो गया, यानी फ्रिक्शन किसके इक्वल, mg sin 45। अब देखो इस सेम क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, कह रहा कि ये जो सी पॉइंट है, इसी पॉइंट को सी बोला है, सी पर पहुंचने के ठीक पहले नॉर्मल बतला। तो देखो जस्ट बिफोर रीचिंग एट सी, सी पर पहुंचने के ठीक पहले देखो इधर कितना फोर्स, तो n प्लस mv²/r इक्वल किसके, mg cos 45, तो n हो गया mg cos 45 माइनस mv²। क्या सही लिखे, जस्ट बिफोर रीचिंग एट सी। अब बोलेंगे जस्ट आफ्टर रीचिंग एट सी, तो इधर एन डैश लग रहा है, देख लो इस जंक्शन को जब पार करेगा तब तो इस ट्रैक पे ना आ गया, और इस ट्रैक पर आ गया तो इधर नॉर्मल, इधर ना mv²/r हो गया, और mg तो जैसे लगता था इधर mg sin 45 mg cos 45 वो तो रहेगा। मतलब कि अब जो ये जो mv²/r है, सेंटर इधर है, सेंटर से दूर जाते हुए दिखाएंगे mv²/r इधर, ठीक ना। और mg जो लग रहा था वो तो लगेगा इधर mg cos 45 mg sin, यानी कि n डैश किसके इक्वल, तो बोलेंगे mg cos 45 प्लस mv²/r। यानी देख लो जी, सी पर पहुंचने के ठीक पहले नॉर्मल कम था, माइनस mv²/r, और जैसे ही पार किया ना नॉर्मल बढ़ गया। एक बात याद रखना, नॉर्मल बढ़ जाता है ना, मतलब रोड से जब दबाव बढ़ जाता है तो ग्रिप भी बढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्मल जितने ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन का फार्मूला μ/n होता है, यानी ज़रूरत पड़ने पर फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा एग्जिस्ट हो जाता है। यानी कि एक बात जानो,
अगर इस रोड पर तुम पैदल चल रहे हो या साइकिल से ही चल रहे हो तो साइकिल को फिसलने का सबसे ज्यादा चांस यहां पर है, क्योंकि यहां पे एक तो नॉर्मल सबसे कम है। ऐसे भी कॉमन सेंस से थोड़ा सोचो ना कि एक पहाड़ है, उस पर तुम जा रहे हो, थोड़ा पानी वानी पड़ा हुआ है, फिसलन है, सबसे ज्यादा स्लिप करने का यहाँ चांस है ना। इसको अगर पार कर गया तो अब थोड़ा आसान काम हो जाएगा कि नहीं। यानी कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन यहीं पर जरूरत है। फ्रिक्शन का जरूरत तो हर जगह है, यहाँ और यहाँ छोड़ करके, लेकिन सबसे ज्यादा यहीं पर जरूरत है। तो क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा? फोर्थ पार्ट में कह रहा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या लें कि ट्रैक पर चलने में दिक्कत ना हो कांस्टेंट स्पीड से। तो बोलेंगे देखो सबसे ज्यादा जरूरत फ्रिक्शन का यही, इसको अगर बैलेंस कर दिया और वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सब जगह रखोगे तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है कि जितना मौजूद है उससे कम यूज कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा यूज नहीं कर, उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, उससे ज्यादा उसको यूज करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक, तो बोलेंगे क्या कि जैसे सी पॉइंट पर फ्रिक्शन इक्वल है mg साइन 45 का, और फ्रिक्शन इक्वल है म्यू इंटू एन का, mg साइन 45। ठीक है, मुझे म्यू का वैल्यू निकालना, यानी mg साइन 45 डिवाइडेड बाई n। तो mg साइन 45 n हम लोग निकाले हैं ना, n का वैल्यू जस्ट बिफोर रीचिंग एट cm क्या था, mg cos 45 माइनस mv स्क्वायर बाई। अगर ये म्यू अगर सब जगह रख दे तो ये साइक्लिस्ट को कांस्टेंट स्पीड से चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहां तक तो इसको बतलाए, थोड़ा रिस्पॉन्ड करें आप लोग। हाँ जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। चलिए, यशस्वी अभिनव बोल रहे हैं ऑल क्लियर सर। सुजीत कुमार यस सर। अच्छा चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए आप लोगों को बता दें कि अगले क्लास में तो ये चैप्टर गारंटी है कि फिनिश हो जाएगा। तो टेस्ट में जो क्वेश्चन बतलाए हैं, बीच में टेस्ट क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं हो पाया। एक्चुअल में क्या है कि बीच में जो है, जो ऑनलाइन क्लास हम लोग कर रहे थे तो बार बार लिंक जो है वो डिस्टर्ब कर देता था, नेट कनेक्शन सही ढंग से काम नहीं करता था। हम लोग 3 बार जो है उसको चेंज कर लिए। उम्मीद है अब जो है सही काम कर रहा है, और जब सही काम करने लगा तो ऑफलाइन का भी नोटिस हम लोगों को आ गया। देखिए अब ऑफलाइन भी क्या चलता है, क्योंकि कभी कभी टीवी पर न्यूज़ देने लगता है कि इंग्लैंड में तो साउथ अफ्रीका में नया नया कोरोना स्ट्रेन आया है, पता नहीं कोरोना क्या करने आया है। तो आप लोगों को पढ़ाई तो निश्चित रूप से बहुत डिस्टर्ब हुआ है, अभी तक रिदम आप लोग नहीं पकड़े है ना। देखिए सोनाली का कहना है कि बी और डी पर फ्रिक्शन जो है कैसे नेट जीरो हो गया समझ में नहीं आ रहा। आपको बता दें बी जो है ना टॉप पॉइंट है और डी बॉटम पॉइंट। बी और डी पर जब पहुंचेगा तो फ्रिक्शन या तो आगे लगेगा नहीं तो पीछे लगेगा, और आगे पीछे ही ना, जैसे मान लो ऐसे कोई ट्रैक टॉप पर कोई आगे कहे लॉन्ग दी टेंजेंट होगा,
या तो फ्रिक्शन आगे या तो पीछे। सोचो अगर along द टेंजेंट नेट फोर्स जीरो होना है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सलेशन जीरो होना है, तो अगर पिछला चक्का पे आगे फ्रिक्शन और अगला चक्का पे पीछे फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा ना। आई दोनों जब इक्वल हो गया तो नेट फ्रिक्शन जीरो ना हो गया, F1 और F2 मिल करके जीरो हो गया कि नहीं, है ना। साइकिल पर केवल फ्रिक्शन आगे नहीं ना लगता है, केवल पीछे नहीं ना लगता है। हाँ, नेट का बात होता है तो F1 बड़ा है कि F2, अगर F1 बड़ा है F2 से तो आगे दिखा देते हैं, F2 बड़ा है F1 से तो पीछे दिखा देते हैं। और इसमें चूंकि कह रहा है क्या कि स्पीड कांस्टेंट है, तो नेट फ्रिक्शन अलोंग द टेंजेंट क्या हो गया, जीरो। ठीक, अब देखेंगे एक 23 नंबर प्रॉब्लम बता रहे हैं। देखने में केवल क्वेश्चन लग रहा है कि कुछ काम लायक है, देख के कुछ लोग डर जाते हैं। देखो जी, मान लो चिल्ड्रेन पार्क में व्यवस्था किया गया है, 2 ठो बच्चा जो है इस रॉड को पकड़ के लटका हुआ, दोनों का मास इक्वल है। क्वेश्चन में दे दिया है कि इस पूरे रॉड का जो लेंथ है वो 3 मीटर है, तो 3 मीटर है तो ये हो गया 1.5 मीटर, इधर हो गया 1.5। इसके अलावे दोनों का मास दे दिया है 15 kg, साथ में 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट से ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब इस बच्चा के हाथ पर इधर फ्रिक्शन लग रहा है, इधर m⍵² लग रहा है। नहीं, सोचो ना, अब रॉड को पकड़ के बच्चा लटका हुआ और ऐसे रोटेट कर रहा है, तो रॉड को पकड़े हुए इसका फिंगर ऐसे फिसलना चाहता होगा ना, तो फ्रिक्शन तो इधर लग रहा होगा। अब फ्रिक्शन इक्वल हो गया m⍵², m 15 kg, ओमेगा देख लो वहां से सॉल्व करके, ये तो जीरो गायब हुआ है, 2π/3, यही ना होगा, 2π/3 हो गया स्क्वायर, और रेडियस 1.5, पाई के जगह 3.14 लिख लें, इतना न्यूटन, यही आंसर होगा, है ना। इसमें तो अब बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करना है। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक तो जरूर समझे होंगे। चलिए थोड़ा रिस्पॉन्ड करें आप लोग। चलिए, सब लोग इसको समझे हैं। देखिए आगे जो है 27 से 30 तक प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है मैं सब में थोड़ा फिगर तो 3 डायमेंशनल ही है, तो क्वेश्चन क्या है, कुछ एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं ना। आइए देखिए ध्यान से, मिटा देते हैं इसको पहले। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, 30 नंबर प्रॉब्लम बता दे रहे हैं, और उसके बाद जो है ना हम लोग अगले क्लास में बचा हुआ क्वेश्चन को बनाएंगे
और जो कुछ भी आप टेस्ट वगैरह का भी क्वेश्चन पूछेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखे तो ठीक। आइए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन भी में फिगर 3 डायमेंशनल है। थोड़ा ऐसे समझिए, एक बॉक्स है जो जमीन पे रखा हुआ है, यानी इस बोर्ड को ही जमीन समझे। इस पर एक बॉक्स रखा हुआ, इस बॉक्स में एक पुली लगा हुआ है और 2 ठो ब्लॉक जो है इस पुली से कनेक्टेड है। ठीक ना, जमीन पे रखा हुआ है M1 और M2, समझो ये जमीन पर है, ये नहीं समझना हवा में ऐसे लटका हुआ टपक गया, है ना, जमीन पे रखा हुआ है। इधर नॉर्मल लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। ठीक ना, बोर्ड के अंदर mg लग रहा है। अब जो है क्वेश्चन में कह रहा है इसको बड़ा सा एक रस्सी से बांध दिए और बॉक्स को क्या किए, सर्कल में मूव कराने लगे। ठीक ना, ऐसे ऐसे सर्कल में मूव, जमीन पे ही समझ लो, एक बॉक्स जमीन पर है, रस्सी से बांध के और बॉक्स को चारों ओर ऐसे जमीन पर घुमा रहे। अब चूंकि मेरे को तो बोर्ड पे पढ़ाना है, अब हम जमीन तो नहीं बना दें, बोर्ड को ही जमीन समझ लो। ठीक, साथ में ये दे दिया है कि रस्सी का लेंथ इतना ज़्यादा बड़ा है कि यहाँ से यहाँ तो आर है ही, समझ लेना यहाँ से यहाँ भी आ रही है, यहाँ से यहाँ भी आ रही। ठीक ना, मतलब कि अगर इसका लेंथ एल भी है तो आर एल से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए आर प्लस एल को भी आर ही मान करके चलना। ठीक, अब चलो ये बॉक्स में रखा हुआ था, तुम घुमाने लगा तो इस पर इधर लगने लगा M1 ओमेगा स्क्वायर आर, M2 ओमेगा स्क्वायर आर, इधर टेंशन इधर टेंशन। कह रहा है कि बतलाओ अगर ये बॉक्स में बैठ करके दोनों ब्लॉक को देखोगे तो कितना एक्सेलरेशन दिखाई पड़ेगा। तो जाहिर है M2 अगर इधर भागेगा तो M1 इधर भागेगा, यही ना होगा। देखो जी, इसके लिए इक्वेशन लिखे तो M2 ओमेगा स्क्वायर आर माइनस टी M2 इंटू, इसके लिए लिखेंगे T माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर आर M1, दोनों को ऐड करो, टी टी कैंसिल, M2 माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर आर M2 प्लस M1 ए। ठीक है, क्वेश्चन में मास का कोई रिलेशन भी दिया है कि किसका मास कितना है। कह रहा है एक मास m है, दूसरा 2m है, M2 को 2m ले लो, 2m माइनस m 2m प्लस m ए। देख लो जी, यहाँ m बच गया, यहाँ 3m हो गया, तो m ओमेगा स्क्वायर आर 3m ए, m कैंसिल, एक्सेलरेशन कितना, ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3, यही आंसर होगा। पूछ रहा टेंशन कितना, तो कोई इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड t माइनस m1 तो m है, m ओमेगा स्क्वायर आर m इंटू ए ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3, यानी m ओमेगा स्क्वायर आर प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3, तो 4m ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3, यही हो गया टेंशन का वैल्यू। ये प्रॉब्लम नंबर 30 है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे इसको। और 3 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, 27, 28, 29, अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, साथ में आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसको बताएंगे। तो आज हम लोग इतना ही सीखते हैं, उम्मीद है आप लोग सब समझे होंगे। बताए हैं कि सर्कुलर मोशन तक तो पढ़ाएंगे, लेकिन आगे जो है आपको मोबाइल के थ्रू लाइव क्लास ना करके सीधे क्लासरूम में आना होगा। ठीक ना, तो थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।